नहीं जला हुआ है, वो लोग ने खाना बनाना ही छोड़ दिया है। उन लोग का कहना है कि जब तक हमारी माँगें पूरी नहीं करती है गवर्नमेंट, तब तक हम खाना नहीं बनाएँगे, ना ही खाएँगे। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आज इस वीडियो पे कवर करने वाला हूँ लाइव के माध्यम से। तो मैं बता देना चाहता हूँ आज जिस व्यक्ति के बारे में जो है सॉरी मैं एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। जब तक आप लोग कमेंट करते रहिए हेलो, हाय, हेलो, 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 मैं आपके कमेंट पर्सनली पढ़ रहा हूँ सारे। दोस्तों आज मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ अपने मेरा जो है लाइव ज्वाइन किया, आप अपना समय कीमती दे रहे हैं यहाँ पर, मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों मैं आज अपने टॉपिक पर बात करने शुरू करता हूँ और मैं बता रहा हूँ कि आज 17 जुलाई 2026 है। आज की डेट में जिस व्यक्ति ने वहाँ पर अनशन हैंगर वाला रखा हुआ, जैसे सोनम वांगचुक जी यहाँ पर जंतर-मंतर पर जो है बिना खाए-पिए रह रहे हैं, अपने छात्रों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, उसी प्रकार से जल, जंगल, ज़मीन के लिए, अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए यहाँ पर भी एक पर्सन जो है चिता पर लेटा हुआ है, आमरण अनशन कर रहा है, बिना खाए-पिए हंगर स्ट्राइक कर रहा है। वो व्यक्ति है अमित भटनागर। अमित भटनागर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमित भटनागर जो है कोई आदिवासी समाज का या उस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है जो इस चीज़ से प्रताड़ित हो रहा हो। वो है बहुत ही सामान्य परिवार से और उनके पिताजी जो सेवानिवृत्त रह चुके हैं, अध्यापक रह चुके हैं, तो उस परिवार से आते हैं। उनकी खुद की जो है पत्नी अध्यापिका है और उनके बड़े भाई एक व्यापारी हैं। अब आप सोचिए वो किसी भी तरह से इस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि उनको इस तरह का जो है स्ट्राइक करने की आवश्यकता पड़े, ना ही वो इस विस्थापना की श्रेणी में भी आते हैं। वो तो जीवन अपना अच्छे से बिता सकते हैं, लेकिन उन्होंने मैं आपको बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले मार्च में उन्होंने जेल काट के भी आए हैं। उनको पहले गवर्नमेंट ने जेल में भेज दिया था और फिर जब वो बाहर जेल से आए तो उन्होंने अपने इस मुद्दे को पूरी तरह से जो है अपना बना लिया और इन आदिवासी लोगों के लिए अपना जीवन इस तरह से न्यौछावर कर दिया कि आज वो 11 दिन से लगातार भूखे-प्यासे उसी जेल में सत्याग्रह कर रहे हैं और गांधी के तरीकों पर वो इस आंदोलन को जारी किए हुए हैं और इस आंदोलन के तहत उनकी जो प्रमुख माँगें यही हैं कि जो ग्राम सभाओं में जो दोस्तों मैं इनके माँगों को लेकर जाने से पहले बताने से पहले मैं आपको कुछ ये पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि ये मामला है क्या और किस तरह से इसका जो है जो आंदोलन है किस तरह से खड़ा हुआ, इसका मूवमेंट क्या था? फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी माँगें क्या हैं और गवर्नमेंट पर इसका क्या असर पड़ रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, वहाँ के अधिकारी क्या कह रहे हैं और आदिवासियों का क्या कहना है, उनकी क्या माँगें हैं, ये सारी चीज़ें मैं जो है आपको डिस्कस करूँगा आगे चलकर। पहले मैं बता दूँ कि आज जो ये जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, वो कारण क्या है उसके पीछे का? दोस्तों उसका कारण ये है कि 44,605 रुपए की लागत पर बनने वाला एक दौधन बाँध है जो कि इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिस पर बहुत सारी नहर नदियों को एक साथ जो है जोड़ा जा रहा है और इसका मेन मुख्य जो बनाया गया दौधन बाँध वो छतरपुर के जिले में ही बनाया जा रहा है, जहाँ पर ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि ये जो इस विस्थापन किया गया है, वो हमारी बिना मतलब हमारी बगैर मर्ज़ी के किया गया है और जो मुआवज़ा है नामात्र मुआवज़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है, वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, वो उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से ही इनका मुआवज़ा बढ़ा रखा हुआ है। अब किसान और ये आदिवासी लोग वहाँ पर और भी ज़्यादा माँग कर रहे हैं, जिस वज़ह से गवर्नमेंट इन पर सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन आदिवासी लोगों का कहना है कि जब ग्राम सभाओं में की बैठक होती है, तो उन ग्राम सभाओं में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, ना ही लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकार हैं, उनकी पालन हो रही है और ना ही जो है बोलने का अधिकार है, उस पर जो है चर्चा हो रही है, ना ही उस पर ध्यान दिया जा रहा है, जिस पर कहीं न कहीं इस लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है और इसी चीज़ को जो हाइलाइट करते हुए अमित भटनागर 11 दिन से इन माँगों को पर लेकर के बैठे हुए हैं, ताकि चीज़ें अच्छे से वो सरकार तक पहुँचा सकें और जो सरकार अंधी, बहरी, गूँगी बैठी हुई है, उन पर इस चीज़ का तो कम से कम असर होना ही चाहिए। वैसे मैं बता दूँ कि इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने ऑलरेडी
पहले ही एक पूरा वीडियो बना रखा है। जिस भी व्यक्ति को लगता है कि मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं या मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये लाइव खत्म हो ना, तो एक बार जा कर के जो है मेरा वो पूरा वीडियो देखें, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी पहले से ही। आप उस लिंक में जाएँगे तो पहले से ही उस पर मेरा वो वीडियो बना हुआ जो है वो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत जितना जो भी डिटेल्स है वहाँ पर पूरा मिल रहा है, और क्या-क्या वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, कैसे जंगल को काटा जा रहा है, कैसे लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है, और किस तरह से उनको उनकी माँगों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमर्जी की जा रही है। तो ये सब तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने पहले ही एक विस्तारित वीडियो बना रखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देखें। हालाँकि अब मैं ज़मीनी रूप पर इस चीज़ को लेकर के आया हूँ, क्योंकि वो तो टेक्निकल बातें हो गईं। वीडियो बना कर के डालना और वीडियो में डिस्कस करना एक अलग बात होती है, और लाइव के माध्यम से जो ज़मीनी हकीकत निकलती है वो अलग बात होती है। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ कि उस विषय में जब मैंने वीडियो का रिसर्च किया था तो तब ही मैंने देखा था कि प्रोटेस्ट चल रहा है, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ प्रोटेस्ट था वो और भी ज़्यादा बड़ा रूप ले चुका है। तो मैंने इसी पर गौर किया कि एक तरफ तो सोनम वांगचुक जी वहाँ पर हमारे छात्रों के लिए, हमारे भविष्य के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं 18-20 दिन से, और आज हमारे यहाँ पर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से कुछ अपने हक अधिकार के लिए जल, जंगल, ज़मीन अधिकारों को लेकर के अमित भटनागर जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने हक अधिकार के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि वह हिंसा का रास्ता नहीं अपना रहे हैं, वह भी गांधी जी के रास्ते पर, बताए गए रास्तों पर अपने इस स्ट्राइक को जारी रखे हुए हैं। उनको इन चीज़ों का पालन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। वो जानते हैं कि हमको जो अधिकार है वो लड़ाई झगड़े से नहीं लेने हैं, वो हमारे अधिकार हमें अपने अधिकार संवैधानिक तरीके से लेने हैं, इसलिए वो इस तरह का स्ट्राइक कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहें, अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही या जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपको उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, कहीं न कहीं विकास को लेकर के विकास को नज़र में रखते हुए बनाया गया है। हालाँकि कितना विकास होगा, कितना विकास नहीं होगा, कितना इससे विनाश होगा, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ कि इससे क्या होने वाला है। विकास ये है कि विकास के माध्यम से अगर मैं बात करूँ तो विकास हाँ, एक तरफ है और विनाश भी एक तरफ है। दोनों ही चीज़ें जो है जुटलाई नहीं जा सकती हैं। हाँ, कहीं न कहीं इसमें विकास भी दिख रहा है कि हमारे नदी-नालों को जो है, नहरों को जो है एक बढ़िया प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जा रहा है, जिसमें केन का पानी बेतवा लिंक के मतलब जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नाम इसीलिए दिया गया है, जो केन का पानी है वो बेतवा नदी में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात ये है इसमें इसमें जो है रिसर्च की कमी है। इसका जो डाटा है वो बहुत पुराना है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि जो इसके प्रोजेक्ट के विषय में जो रिसर्चर्स जो अपने रिपोर्ट साबित जो पेश किए थे, उस पर लिखा हुआ था साफ-साफ कि ये जो डाटा है बहुत ही पुराना है, और इस तरह के प्रोजेक्ट अगर हमारे यहाँ पर लागू होते हैं तो हाँ, थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केन-बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है उसमें केन का जो तल है वो बेतवा नदी से बहुत नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस पर पुल बने, जो इस पर जो बाँध बनेगा, वहाँ पर जो बिजली है, बहुत ही ज़्यादा खर्च होने वाली है, क्योंकि जब केन का पानी बेतवा लिंक में जो बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा, तो उसको जो है अपने आप ही नहीं चले जाना है, उसको भी धक्का देने के लिए कहीं न कहीं बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस लागत से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि आने वाले समय में साबित होने वाली है। और इसी प्रकार से जो वहाँ पर टाइगर रिज़र्व बने हुए हैं, पन्ना टाइगर रिज़र्व का जो जंगल है, उसको भी 2 भागों में करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो वहाँ पर जो बड़ी मुश्किल से 2009 के बाद से बड़े मुश्किल से जो वहाँ पर टाइगरों का जीवन सुरक्षित किया गया है, वहाँ पर जो रख-रखाव मेंटेन किया गया है, वो भी कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रभावित होगा, और आने वाले समय में उनके हाइजीन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे कि वो लोग जो है आने वाली नस्लों पर पता नहीं क्या बीमारियाँ लेकर आएँगे, क्या कैसा रहन-सहन उनका होने वाला है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से होने वाली हैं, और जो आज स्ट्राइक हो रहा है, वो आज स्ट्राइक इसलिए हो रहा है कि जो लगभग 24 गाँव हैं, जो पूरी तरह मिट रहे हैं, उनका बस यही कहना है कि वो जो 50,000 लोग हैं, वो कहीं न कहीं आदिवासी जनजाति लोग हैं, और
उनका अधिकार कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से छिन रहा है, जिसके लिए वो आज यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जल, जंगल, ज़मीन अपनी पहचान अ, बचाने के लिए आज इस तरह का स्ट्राइक करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर है, वो बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पर भी है और वो खुल कर के भी उस तरह से उनका समर्थन नहीं कर रही है या उन पर जो है चर्चा नहीं कर रही है। उन्होंने हाँ, मुआवज़ा दे रखा है, लेकिन वो मुआवज़ा उन ज़मीनों के मामले में बहुत ही ज़्यादा कम है और उस विस्थापन के नज़रिए से देखा जाए तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रहते चले आ रहे लोग हैं, उनको अचानक से किसी दूसरी जगह पर विस्थापन करना, ये किसी भी तरह से संवैधानिक रूप से सही नहीं है, जिसलिए वो आज लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि और आप भी उन चीज़ों का जो है उनके प्रोटेस्ट का जो है फ़ॉलो करें और उनको अपना जो है अपना मानें और उनको जो है फ़ॉलो करते हुए उनका साथ दें ताकि वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो और भी बड़े स्तर में हो सके। क्योंकि ये कहीं न कहीं हक अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे व्यक्ति हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ़ एक ही जाति विशेष के लिए काम नहीं करते हैं, ना ही एक ही जो है समूह के लिए काम करते हैं। वो हर व्यक्ति हर एक किसी के लिए काम कर रहे होते हैं ताकि जो है जो हक अधिकार की लड़ाई है वो सबके लिए बराबर रहे और सबको हक अधिकार बराबर समान तरीके से मिल सके और सभी को क्योंकि जीने का अधिकार है। इसी प्रकार से जंगल ज़मीन को बचाने के लिए भी बहुत सारे कानून जो है बनाए गए हैं संवैधानिक रूप से, लेकिन आज की डेट में देखा जाता है कि जब जब सत्ता में लोग बैठे इन सब चीज़ों का जो है पालन नहीं करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। अब जो अमित भटनागर जी की जो माँगे हैं वो ये समस्याएँ ये हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो क्या है कि बताया है कि जो ग्राम सभाएँ हैं, उन ग्राम सभाओं में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। जिस वजह से इस तरह के प्रस्तावन का जो ये प्रोजेक्ट है चल रहा है और ये विस्थापन का प्रोजेक्ट जो चल रहा है इस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है और चर्चा की भी गई है तो सिर्फ़ नामात्र की गई है ताकि सिर्फ़ रिपोर्टों में दिखाया जा सके कि हाँ, हमने जनसमूह लगा कर के जन समर्थन लिया हुआ है और ग्राम सभाओं में जाकर के बैठक की हुई है ताकि गवर्नमेंट में बैठे लोगों को ये सुनिश्चित हो सके कि हाँ, हमने ये बस थोड़ा बहुत कर लिया है और बाकी जैसी चीज़ें चल रही हैं वो ऑलरेडी चल रही है। इसके लिए इसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं ताकि सिर्फ़ ज़मीन नहीं जंगल, पानी नहीं बल्कि अपनी पहचान भी बची रहे। इस वजह से वो इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर हैं आज की डेट में। और मैं बता दूँ कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं, चीता आंदोलन, वो अर्थी पर लेटे हुए हैं और पानी में, ठीक है? जो कि एक मौत का प्रतीक होता है और फांसी सत्याग्रह भी उसी के साथ चल रहा है। गले में फंदा लगा कर के जो है पानी में बैठे उतरे हुए हैं, खड़े हुए हैं और जल सत्याग्रह वारानन नदी में कमर तक पानी भरा हुआ है। फिर भी वो लोग खड़े होकर के जल सत्याग्रह कर रहे हैं और इस तरह का चिता आंदोलन कर रहे हैं और फांसी आंदोलन भी कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हो रही हैं कहीं न कहीं ये गांधीवादी जो तरीके हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और एक संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो सके। जबकि स्थानीय लोगों का वहाँ पर कहना है कि प्रशासन ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है और कहीं न कहीं उनके साथ मार-पीट करने की भी कोशिश की है। रिपोर्टों के माध्यम से ऐसी जानकारी मुझे मिली हुई है, तो मैं वही चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा वहाँ पर प्रशासन भी कर रहा है उनके साथ में। वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे अमित जी कि ऐसा-ऐसा हो रहा था, महिलाओं से कुछ रिपोर्टरों ने पूछा था कि किस तरह का व्यवहार आपका प्रशासन के द्वारा देखा गया है, तो उन्होंने खुलकर बताया कि प्रशासन द्वारा हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और हमारे साथ मार-पीट करने की भी घटनाएँ लगातार हो रही हैं और हमको ज़बरदस्त किसी न किसी मुद्दे में फँसाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारा ये जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, जो फांसी आंदोलन है, फांसी सत्याग्रह है और चिता आंदोलन है, ये किसी तरह से बस भंग हो जाए। इसके लिए लगातार प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है और अलग-अलग तरीकों से हमको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कहीं न कहीं संवैधानिक तरीके से तो नहीं हो सकती हैं। बस इस पर किसी का जो है स्टैंड नहीं है और खुलकर लोग सामने नहीं आ रहे हैं, जिस प्रकार से अभी जंतर-मंतर पे भी लोग खुल कर के उस तरह से आ नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी दबाव को महसूस कर रहे हैं, तो सेम इसी चीज़ पर है कि आदिवासियों के साथ में आज भी उस तरह से लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, जिस तरह लोगों को खड़ा होना चाहिए। क्योंकि लोगों को यहाँ पर लगता है कि मुझे क्या करना है? यह मेरा काम नहीं है, यह मेरे हिसाब का नहीं है या मेरा इनसे कोई लेना-देना नहीं है। तो कल को अगर हमारे साथ भी यही चीज़ें होती हैं, कल को किसी के साथ भी अगर यही चीज़ें होती हैं, तो कल दूसरा व्यक्ति या दूसरी जगह का व्यक्ति भी यही सोचेगा कि यार मेरा इनसे क्या लेना-देना है, मेरे घर में थोड़ी ना आग लगी हुई है, मुझे ना थोड़ी ना अपने घर से निकाला जा रहा है।
तो अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा तो फिर इन सब चीज़ों पे आंदोलनों पे खड़ा कौन होगा और ये हक अधिकार कैसे बचाए जा सकेंगे? क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ़ उनकी नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि कानून किस प्रकार से वहाँ पर लागू हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था वहाँ पे इतनी बेकार हो चुकी है कि जो जंगल ज़मीन है उन पर भी जो है संवैधानिक रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं की जानी चाहिए थी। या जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे कोई सलाह-मशवरा नहीं करना चाहिए था, मुआवज़ा कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, इस पर भी कोई डिस्कस नहीं करना चाहिए था क्या? तो ये सब उनके ऊपर उनके विषय पर जो है चर्चा हो रही है, उनके विषय पर जो है ये सत्याग्रह चल रहा है, फांसी सत्याग्रह चल रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ़ बस उन्हीं की जो है काम है ये, उन्हीं का ही काम है तो वही अपना करते रहें, जो कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा भी कर्तव्य है, हम भी इस देश के नागरिक हैं और वो भी इस देश के नागरिक हैं। और कहीं न कहीं वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं स्थानीय रूप से, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए, ना कि हमें बस ये कह के पल्ला झाड़ लेना चाहिए कि नहीं ये तो हमारा काम नहीं है। हम वहाँ थोड़ी रहते हैं, हमें थोड़ी ना वहाँ से निकाला जा रहा है, हमारे थोड़ी ना जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। और मैं बता दूँ कि वो जो जंगल नष्ट हो रहा है ना, वहाँ पर लगभग 30 से 40 सॉरी 23 लाख लगभग पेड़ काटे जा रहे हैं। और 23 लाख ये तो सिर्फ़ आँकड़े बता रहे हैं। अब कितने पेड़ वहाँ पे काटे जाएँगे वो तो ज़मीनी स्तर पर जाकर देख कर ही पता चलेगा। और आप लोग अगर ज़मीनी स्तर पर जाकर देखें तो वहाँ मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जंगल ही काट दिया जाएगा आधे तरीके से। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है पूरे ना कहीं न कहीं जंगल के बीच में भी आ रहा है, जिससे टाइगर रिज़र्व भी जो है 2 टुकड़ों में बँट रहा है। तो जब इतने ज़्यादा मात्रा में पेड़ कटेंगे तो हमारे यहाँ का जो वातावरण है, आपने अभी देखी ना जुलाई चल रही है, 17 जुलाई चल रही है आज की डेट में और आज भी आप देखेंगे तो उमस इतनी ज़्यादा है कि आप मेरे चेहरे पे देखिए, पसीना साफ-साफ दिख रहा है, जबकि मैं पंखा चला के रखा हुआ हूँ, फिर भी। तो ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए लोगों को कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस गर्मी को देखते हुए हमें यह भी महसूस होना चाहिए कि जब लगभग 23 लाख पेड़ कट जाएँगे, तो आने वाले समय में यहाँ का मानसून किस तरह से होगा? अभी मैं आपको बता दूँ कि बुंदेलखंड में उतनी ज़्यादा बारिश अभी तक नहीं हुई है, जितनी इस जुलाई तक हो जाती है। अभी जो किसानी का टाइम जो चल रहा है, वो किसानी इस समय पे बहुत लेट चल रही है। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट में ये बात बोली गई थी कि जिन किसानों को सिंचाई में का पानी जो है मिलने में परेशानी होती थी, जो किसान साल में 1 फसल करता था, उसके लिए यहाँ पर 2 फसलों का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर अगर ऐसा है, तो उसके लिए फिर इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि जब ये सारी चीज़ें लागू होंगी तो हमारे हक और आंदोलन में जो चल रही बातें हैं, वही तो हैं हम लोग भी माँग रहे हैं। ना कि सिर्फ़ अपनी मनचाही बातों पर जो है हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं या जल सत्याग्रह कर रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा होता तो हम चित्त आंदोलन नहीं कर रहे होते। तो ये जो समझना है हम लोगों को, ये भी ज़रूरी है कि हम लोग किस तरह से अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने और अभी आपको क्लियर किया कि जो अमित भटनागर जी हैं, वो उनका भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सॉरी थोड़ा-सा लैग हो रहा है बातों में। मैं बता दूँ कि अमित भटनागर जी जो हैं, जो थोड़ा-सा उनका बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आंदोलन का एक चेहरा हैं। खुद विस्थापित नहीं हो रहे हैं और ना ही वो जो है किसी प्रकार से उस चीज़ से प्रभावित हैं। वो खुद एक प्रिंसिपल के बेटे हैं, भाई बिज़नेसमैन हैं और पत्नी टीचर हैं। अब बताइए तो वो जो है क्यों ऐसा काम करेंगे? उनको क्या ही पड़ी है इन सब चीज़ों से? फिर भी कहीं न कहीं उनको देखिए 10 फरवरी में जेल भेजा गया। तो जब जेल भेजा गया तो महिलाएँ वहाँ की आदिवासी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उनको जो है जेल से बाहर निकाला गया। तो जब ज़मानत हुई तो ज़मानत उन्होंने बताया कि इसके बाद पन्ना टाइगर रिज़र्व में उन्होंने 200 आदिवासियों के साथ मिल कर के 10 दिन का जो है जो वहाँ पर भी एक आंदोलन किया था और ऐसी ही चीज़ें वहाँ पर भी बोली गई थी। उन्होंने उस जगह पर एक नारा दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा उस नारे के बारे में उन्होंने क्या दिया था। उन्होंने एक नारा दिया था कि जैसे अभी यहाँ पर भी वही नारा दोहराया जा रहा है बार-बार, या तो बोल रहे हैं वहाँ पर कि न्याय दो या मार दो। ये उनकी ज़ुबानी है, जो उन्होंने अपने यहाँ पर बोला हुआ है कि या तो न्याय दो या तो मार दो। तो वो शौक़न नहीं कर रहे हैं, जबकि एक प्रिंसिपल के बेटे हैं, बिज़नेसमैन का भाई है और टीचर हो का पति है। तो ये सारी चीज़ें हमको भी समझना चाहिए कि हमें सिर्फ़ अपने कामों से मतलब नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं, हमारे बीच हो रही हैं, हमारे देश में हो रही हैं, जिनके लिए खड़ा होना हमारी ज़िम्मेदारी है। संवैधानिक तरीके से अधिकारों को बचाने की लड़ाई है और हमारा संविधान भी कहता है कि जहाँ गलत हो वहाँ खड़े रहना,
भी एक तरह का साहस है और संविधान को बचाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह डेमोक्रेसी कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि लोग जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हों, तो हमें वहाँ पर उनका साथ देना चाहिए। और मैं उन्हीं को आज फ़ोकस कर रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अमित भटनागर का जो 11वाँ दिन आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हो चुका है, जिस वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और इस ल लगातार तबीयत बिगड़ने की वजह से उनका जो वज़न है कम से कम 6 किलो घट चुका है और यह लगातार हो रहा है। और उनके साथ-साथ 500 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने चूल्हा जलाने से मना कर दिया है। इतनी कीमत क्यों? उनको क्या चाहिए? ये आप लोगों को भी समझना चाहिए। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये कोई फेक बातें नहीं हैं। ये वो बातें हैं जो वो वहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो चाहते हैं। और कमेंट में देख रहा हूँ कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं टॉपिक पर। मैं बीच में कमेंट भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ़ ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ और अ, बस लोग चुपचाप से सुन रहे हैं। अगर क्या है, क्या नहीं है, वो चीज़ें समझना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अमित भटनागर जी की जो वाणी जो है, उन्होंने जो बोली हुई है, जो उनकी माँगे हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उनकी जो माँगे हैं, वहाँ के लोग जो माँग कर रहे हैं, उनकी सबसे पहली माँग ये है कि 3 एकड़ ज़मीन के साथ में पूरा मुआवज़ा मिलना चाहिए। मतलब कि 3 एकड़ ज़मीन भी मिले हमें विस्थापन के रूप में और जहाँ पर भी मुआवज़ा है, वो पूरा मुआवज़ा मिलना चाहिए। उनके नज़रों में यह मुआवज़ा बहुत कम है, जिसको बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बदले में हमें 3 एकड़ ज़मीन भी विस्थापन के रूप में मिलनी चाहिए किसी और जगह पर। और जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है इस ज़मीन को लेकर के, इस विस्थापन को लेकर के, उसकी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में, अकाउंटेबिलिटी के साथ में उच्च स्तरीय जाँच भी होनी चाहिए। और जो ग्राम सभा है, उस पे जो बैठकें होती हैं, उसकी जो रिपोर्टें बनती हैं, उस पर भी एक अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो और उसका भी एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ग्राम सभा में जो क्या रिपोर्ट बना के भेजी जा रही है ऊपर, क्या पेश किया जा रहा है रिपोर्ट में, उन रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, किसने क्या बोला हुआ है, किसकी सहमति थी, किसकी सहमति नहीं थी। जब तक यह ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी और उन्होंने इन सब चीज़ों की जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने के लिए 2026 तक का समय लिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि इन सब चीज़ों के लिए 2026 तक का जो है समय बढ़ाया जाए, ताकि जो फ़ायदे या जो नुकसान पर सार्वजनिक बहस है, उस पर चर्चा की जा सके और इन माँगों पर प्रशासन का जो रोल है, वो क्या रह होता है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। कि आदिवासी लोग तो ये माँगों को लेकर के बैठे हुए हैं और इसी तरह वहाँ का जो प्रशासन का रुख है वो किस तरह से होने वाला है, वहाँ के जो कलेक्टर या पार्थ जायसवाल हैं, हाँ, यस वहाँ के कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल, उन्होंने कहा कि पैकेज बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन और माँगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ये बातचीत जो है बेनतीजा निकल जाता है और जो इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो कहीं न कहीं बिना रिज़ल्ट के हो रही हैं। उनका ऐसा कहना है और सीएम जो वहाँ के एमपी के सीएम हैं, तो वो शिवराज का आश्वासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। जबकि यह बहुत गलत बात है, उनको सामने से जाकर के आदिवासियों की बात सुननी चाहिए क्योंकि यह जो प्रदर्शन चल रहा है ना, कई महीनों से चल रहा है, लगातार चलता चला आ रहा है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसका जो पोस्टिंग टाइम जाने कब का है और वो उसके बहुत पहले से जो है ये चला आ रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत समय हो चुका है और इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जिस वज़ह से यह मामला विधानसभा तक पहुँच चुका है और ये चीज़ें हो रही हैं कि हमें समझना चाहिए कि जो मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और इस पर चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर खुल कर के यहाँ पर सीएम नहीं आते हैं, तो सारी चीज़ें ना गड़बड़ा जाती हैं और लोगों का भरोसा उठ जाता है गवर्नमेंट से, जो कि ऐसा हो रहा है क्योंकि सीएम की तरफ से यहाँ पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिस वजह से लोगों का गुस्सा भी निकल रहा है और वो लगातार अपने मूवमेंट पर अड़े हुए हैं और लगातार माँगों को भी कर रहे हैं। और राजनीतिक वेद का जो है यहाँ पे बोला जाए तो उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के आरोप हैं कि ये इस प्रत्येक की बहुत ज़्यादा जो है ये यहाँ पर आपत्तिजनक तरीके से ये काम हो रहा है, गवर्नमेंट स्टैंड नहीं ले रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी हो
सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर मैंने अपने जैसे वीडियो में बताया था कि खरहानी जैसे गाँव जो कि 11 करोड़ में 8 करोड़ में मिले जिन्होंने 1980 में गाँव छोड़ा, ये सारी चीज़ें जो है उस प्रोजेक्ट के तहत हो रही हैं और कानूनी ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है और 80 साल की महिला समेत प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल इस तरह से प्रयोग किया जा रहा है कि ऐसा संवैधानिक रूप से नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है और ये मामला जंगलों तक पहुँचा और जंगलों के हित के लिए, हमारे हक के लिए और उनकी ज़मीन के लिए विस्थापन के लिए ये सारी चीज़ें जो लगातार हो रही हैं, कहीं न कहीं इसका जो है असर अगर गवर्नमेंट हमारे जो है हक अधिकार के लिए नहीं खड़ी होती है, तो जो पर्यावरण है, उस पर बहुत ही ज़्यादा खतरा होने वाला है आगे वाले समय में क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमारा चलो ठीक है, रेडी हो जाएगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बाद जिस तरह का पर्यावरण हमारा होगा, जिस प्रकार का मानसून हमारे यहाँ का बिगड़ेगा, उसकी जो है जवाबदेही कौन देगा? उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है, बस प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर किसानों की ये जो है बदहाली हो जाएगी, उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, उनको सींचने का पानी मिल जाएगा, पीने का 60 लाख लोगों को 62 लाख लोगों को पीने का पानी साफ़ मिल जाएगा और जो फसल है वो 1 साल में 2 बार फसल भी किसान कर सकता है, तो ऐसी सारी चीज़ें बात बात हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये है चर्चा नहीं कर रहा है कोई भी क्योंकि अच्छी-अच्छी बातें तो सबको बता रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो दूसरा पहलू है वो कोई भी समझना नहीं चाहता है, कि जब 23 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएँगे जंगल में और जंगल को 2 भागों में बाँटा जाएगा, तो वहाँ पर जो टाइगर रिज़र्व बना हुआ है, तो वो भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और इसके साथ-साथ जो ये दौधन बाँध बनेगा, तो उससे रिपोर्ट में बताया गया है साइंटिस्टों के द्वारा कि अगर ये बाँध बनता है, तो यहाँ पर मानव निर्मित जो भूकंप है, वो आने का सबसे बड़ा खतरा होता है। क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट का जो रिसर्च है, बहुत पुराना है इसका डाटा और इसके तहत जो है उन्होंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि केनकल जो है तल नीचे है कि ऊपर है बेतवा नदी से। तो जिसके लिए बिजली भी यहाँ पर खर्च होने वाली है, जो कि मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की लागत से कहीं ज़्यादा होगा आने वाले समय में। क्योंकि वैसे भी बुंदेलखंड एक तो सूखे की श्रेणी में आता है, यहाँ पर हर 2-4 साल में कहीं न कहीं सूखा पड़ता ही रहता है। कहीं न कहीं पानी की कमी लगातार बनी रहती है और एमपी में देखा जाए, बुंदेलखंड के एरिया में तो बहुत ज़्यादा इस प्रकार से पानी के पीने का जो संकट है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के ये प्रोजेक्ट लाया गया है। तो अगर एक तरफ फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ नुकसान भी तो है। तो हमारे जो यहाँ पर मैंने जैसे वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पर चंदेल राजाओं द्वारा और बुंदेल राजाओं द्वारा पानी का संग्रहालय इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। ऐसे ऐसे तालाबों का निर्माण किया गया था कि जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता था और पानी को संरक्षित करके रखा जा सकता था। उसको पुनः यूज़ करने का जो तरीके हैं वो इन राजाओं के द्वारा बनाए गए तालाबों में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और ये बुंदेलखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर ऐसे राजाओं ने इन सब चीज़ों की समस्याओं को पहले ही भाँप लिया था और इन सब से निपटने के लिए भी उन लोगों ने रास्ते बनाए हुए थे। तो मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट उन पर भी थोड़ा-सा गौर करती ना तो कहीं न कहीं हमारे जो बुंदेलखंड की प्यास बुझाने की जो बात चल रही है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, वो भी पूरी हो जाती और इस चीज़ को जो कमी है वो भी पूरी होते हुए किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता, ना ही आदिवासी को अपना घर छोड़ना पड़ता, ना ही उनको विस्थापना के लिए कोई चिंता करनी पड़ती, ना ही उनको मुआवज़ा देना पड़ता, ना ही वो आज इतने दिनों से भूखे बैठे होते, ना ही अपने परिवार को छोड़ कर के सारे लोग यहाँ पर अनशन में बैठे होते और लाठी डंडाओं का सामना कर रहे होते प्रशासन की और इस तरह के धोए पानी में जो जिस तरह से वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार पानी के अंदर सत्याग्रह कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, अगर इन पर गवर्नमेंट का ध्यान होता। लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान क्या था कि 44,605 करोड़ की लागत का बनने वाला जो दादन बाँध है, उस पर था। ताकि ये जो लगातार जो स्कैम्स चल रहे हैं, उन पर एक और मन ये कहता है कि स्कैम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, तो कहीं न कहीं ऐसे स्कैम मामूली बात आज की डेट में हो चुकी है, जो कि होते रहते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है और जो पन्ना जो धरती है वो कहीं न कहीं हीरो के लिए जानी जाती है। तो आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के तहत क्या उस पर भी तो कोई किसी तरह का कोई हिडन एजेंडा काम कर रहा है या किसी भी तरह की कोई अदर बातें तो नहीं हो रही हैं जिस वज़ह से इस पर जोर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने जो है खुल कर के आकर के बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्या कैसा होने वाला है, प्रोजेक्ट में क्या होगा, कैसे उन लोग इस प्रोजेक्ट को सँभालने वाले हैं। इससे सच में क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करनी चाहिए और हम लोगों को संतुष्ट करना चाहिए कि आप लोगों को ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे आंदोलनों पर जो है सामने जब नहीं आएँगे तो हमें आंदोलन तो ऐसे ही करना ही पड़ेगा क्योंकि जब हमारे हक अधिकारों की नहीं सोचेगी गवर्नमेंट,
तो हमें अपने हक अधिकार छीनने का तरीका तो हमें पता ही है। तो वही हम लोग कर रहे हैं और आदिवासी लोग के साथ भी हम इसी तरह से खड़े हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी के साथ में वहाँ पर हम दिल्ली जंतर मंतर के में भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए खड़े हैं, उसी प्रकार से मैं यहाँ के लिए भी पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँ कि आप भी जो है पूरी तरह से इन सब मुद्दों पर जो है चर्चा करें, अपने आस-पास लोगों पर ये जो है इन सब चीज़ों का बातों का जो है डिस्कस करें ताकि ये चीज़ें जन-जन तक पहुँचे और समझ में आना चाहिए लोगों को कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों का बात हम लोगों के बीच में नहीं होगा, हम लोगों के लोग समझेंगे नहीं, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है और ना ही इस गवर्नमेंट में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट मुझे लगता है कहीं न कहीं गांधी जी के रास्ते पर चल रही है। जैसे कि गांधी जी के 3 मंदिर थे, ना तो सुनना है, ना तो कुछ कहना है और ना ही कुछ देखना है। इस रास्ते पर आज इनकी पॉलिसियाँ मुझे लग रहा है काम कर रहे हैं क्योंकि चाहे दिल्ली के जंतर मंतर हो, चाहे आदिवासियों का एमपी छतरपुर हो, इसी प्रकार से मणिपुर की जो हालत है, इन सभी तरह के मुद्दे हैं और जिस प्रकार से आए दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंटल के केस बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन लूट के केस बढ़ते जा रहे हैं, स्कैम्स के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर जब किसी तरह का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना ट्रांसपेरेंसी है, तो कहीं न कहीं हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आने वाले समय में इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए अपने हक और अधिकार के लिए उसी व्यक्ति को आगे बढ़ाएँ, जो हमारे हक और अधिकार के लिए हमारे साथ खड़ा हो। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं क्या? अगर आप लोग के कमेंट नहीं आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, बस बोले जा रहा हूँ और आप लोगों को बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। वैसे ही कौवा के हाल है कि ऐसे-ऐसे करना है बस केवल और क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे भी यहाँ दिख रही हैं, तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे, थोड़ा-सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि क्या कैसा है। सुन रहे हैं आप लोग कि बस साले सिर्फ़ जस्ट ओपन करके रख दिया और बस जो चल रहा है, चलता है। क्योंकि आज का लाइव मैं ज़्यादा देर तक करने वाला नहीं हूँ। आज मैं लाइव को बहुत कम समय के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने लाइव का जो टाइमिंग है वो 9 बजे ही रखूँ परमानेंटली। ताकि क्योंकि जब तक मैं लाइव को परमानेंटली नहीं करता हूँ, जब तक मुझे भी पता है कि आप लोगों का भी टाइमिंग सेट नहीं होने वाला है, आप लोग भी उस तरह से मेरे साथ नहीं जुड़ के खुल कर के बातचीत नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए मैं लाइव को टाइमली करने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा-सा कहीं न कहीं दिक्कतें आ जाती हैं, कोई न कोई जब स्टूडियो पर आते हैं तो बहुत सारे और भी अन्य काम निकल आते हैं, जिन पर करते-करते ध्यान चला जाता है उसकी ओर और लाइव का टाइम निकल चुका होता है। तो जिस वजह से ये सारी चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि चीज़ों को सुधार लूँ टाइम रहते और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए दोस्तों आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जो चीज़ें हो रही हैं कहीं न कहीं आपके बेनिफिट के लिए भी हैं और अगर आप आवाज़ उठाते हैं, तो आपको भी सावधानी रूप से आप भी कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए जान रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन सभी तरह के मुद्दों पर जो चर्चा देखेंगे, सुनेंगे और बातचीत करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी मानसिकता यह बैठेगी कि हमें अपने हक अधिकार के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए। जब कोई हमारी बातें नहीं सुनता है या गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं ध्यान देती है, तो हमें अपने ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए गवर्नमेंट के लिए कैसे प्रदर्शन करने चाहिए, किस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए उनके सामने। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो बातचीत है वो होती है रहती है। तो आपका भी माइंडसेट रहता है कि नहीं हाँ, हम लोग भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। मैं अभी वैसे भी छोटा इन्फ्लुएंसर मान लीजिए आप मेरे को क्योंकि मैंने अभी-अभी नया-नया स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब। लेकिन जब आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरा सहयोग करेंगे, तो आने वाले समय में जो बातें मैं अभी आप 2-4 लोगों के सामने कह रहा हूँ, आने वाले समय में वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी और धीरे-धीरे ये जो सारी बातें हैं कहीं न कहीं गवर्नमेंट तक पहुँचेंगी और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास भी कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मेरा जो है वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, जिस पर मैंने रिसर्च ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। मैं एक बहुत ज़्यादा अहम मुद्दे पर जो है इस समय पर रिसर्च कर रहा हूँ और उस मुद्दे पर रिसर्च करते-करते मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से अपने कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए और किस तरह से आपको सारी चीज़ें समझानी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को भी सरल तरीके से समझ सकें सारी चीज़ें और
जिस मुद्दे पर मैं अभी आने वाले समय में वीडियो लेकर आने वाला हूँ, वो काफ़ी दिनों से ऑलरेडी हो तो चुका है वो मुद्दा, लेकिन मैं करंट टॉपिक पर चीज़ें नहीं बनाता, क्योंकि मैं अभी नया क्रिएटर हूँ, जिस वजह से मुझे थोड़ी चीज़ों को कवर करने में टाइम लगता है। और मैं टाइम इसलिए भी लेता हूँ, ताकि चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ। अगर मैं जल्दबाज़ी में कोई चीज़ें आपके सामने समझाता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई न कोई फैक्ट्स जो है मैं गलत बता दूँगा, और आप लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो जाएगी कि नहीं, ये तो गलत जानकारी दे रहा है। ये ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि मैं जो है कोई भी जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता, और अपनी जो वीडियो है उस पर किसी भी तरह का कोई स्पॉइलर नहीं छोड़ना चाहता, ताकि किसी तरह से मैं अनसेफ ज़ोन पे चला जाऊँ। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छे से रिसर्च के साथ में अपने शब्दों को ध्यान से देखते हुए, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कहीं न कहीं कि जो है आईटी एक्ट का यूज़ करके, उसका मतलब मिसयूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी इन्फ्लुएंसर के अकाउंट बैन किए जा रहे हैं, उनके अकाउंट को टर्मिनेट किया जा रहा है। तो हमें अपने आवाज़ को अगर बुलंद करना है, तो इन सब सारी चीज़ों को, बातों को भी ध्यान रखना होगा, हमें पॉलिसियों को भी ध्यान से पढ़ना होगा कि किस सोशल मीडिया की किस तरह की कोई कौन-सी पॉलिसी है, जिस पर हमको जो है ठीक तरीके से वर्क करना चाहिए। हमें किसी भी पॉलिसी को ब्रेक नहीं करना है, और दूसरी तरफ हमें अपनी बात को भी संवैधानिक तरीके से रखना है, ताकि हमें किसी भी तरह से कोई भी गिरा ना सके, और जो हम बात बोल रहे हैं उसका प्रूफ़ भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगर कल को कुछ भी होता है, तो हम इन चीज़ों पर बहस कर सकें और अपनी बातों को जैसे गवर्नमेंट के समक्ष रख सकें, और जो न्यायपालिका है उसके सामने रखते हुए हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई को इसी तरह जारी रखें। ये तभी से पॉसिबल है जब हम खुद पढ़ेंगे, और जब हम अपने हक अधिकारों की जानकारी रखेंगे। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि जो ये आंदोलन चल रहे हैं, तो ये संवैधानिक रूप से दिए गए हमें अधिकार हैं, जो कि हमें संविधान देता है। हम ये सारी चीज़ें किसी भी तरह का अनावश्यक कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ें आदिवासी लोग कर रहे हैं, जो जंतर-मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो छतरपुर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कहीं न कहीं गांधी वादी तरीके से हो रहा है। किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं कोई करना चाह रहा है, सिर्फ़ अपनी बात को संवैधानिक तरीके से ही उस गवर्नमेंट तक पहुँचा रहा है। नहीं तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे भगत सिंह का तरीका हो गया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद का तरीका हो गया। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं, जिन्होंने अलग-अलग तरीकों से प्रोटेस्टों को, अलग-अलग तरीकों से समर्थनों को दिखाया है, और जो है अपने देश के लिए बलिदान दिया है। और दूसरा तरीका ये भी है कि संवैधानिक तरीके से हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ें। तो इसलिए यह रास्ता बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन होता है कि हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ें, और अपनी माँगों को चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से, बिना देश को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाए, अपनी माँगों को पूरा करवाएँ। तो दोस्तों, मेरा तो जो है लाइव इसी यहीं पर मुझे लगता है कि अब मुझे एंड कर देना चाहिए। हेलो, हेलो। हाँ, बिल्कुल मैं आपको कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप लोग जो देख रहे हैं मैं कमेंट भी पढ़ता जा रहा हूँ, और चीज़ों को समझा भी रहा हूँ कि किस तरह से हमें जो है किसी भी बात को अपने रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जो बातें हैं वो किस तरह से रखनी चाहिए, तो आप लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत तरीके से बातों को पेश करेंगे, और गलत तरीके से फँस सकते हैं। तो इसलिए अपने शब्दों को, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए तरीकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि किन तरीकों से हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो आज की डेट में जो गवर्नमेंट है, मैंने पहले बताया है कि इनको किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है कंट्री में, क्या नहीं चल रहा है, कौन कहाँ से घुस रहा है, कौन कहाँ जो है हमको बदनाम कर रहा है। गवर्नमेंट में किस तरह की कोई पॉलिसी लागू होती है, तो वो ज़मीनी स्तर पे किस तरह की लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे गरीब लोगों को जो है किस तरह का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनसे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना-देना नहीं है। बस सिर्फ़ जो है बड़ी-बड़ी बातें हैं जो लगातार वो कर रहे हैं, और अ, ये सारी चीज़ें हमें जो है समझ में आ रही हैं, और मैं अपने लाइव के माध्यम से यही मैसेज देता हूँ हर बार कि जब भी आप किसी मुद्दे पर चर्चा करें, उस मुद्दे पर जो थोड़ा बहुत रिसर्च भी करें, और ताकि चीज़ें जो है और भी क्लियर हो सकें, तभी मज़ा भी आता है। और दूसरी बात ये है कि जब भी कहीं गलत देखें, तो उसके लिए सबूतों को इकट्ठा करें, और जब कहीं लगे कि आपको यहाँ पर स्कैम जैसी कोई चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर आरटीआई डालकर उस विषय में, उस फंड के विषय में जानकारी माँगे कि कहाँ पर कोई सा फंड खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो चुका, कितना शेष है, क्या-क्या काम हुए हैं उस फंड के द्वारा। इसी तरह से अपने हक अधिकारों के लिए भी जो है
लड़ते रहें और हक अधिकार को जानने के लिए आप स्टडी ज़रूर करें। जैसा कि बड़े विद्वान लोग कहे गए हैं कि आप लोग जो है रोटी भले ही एक ही खाइए, लेकिन अपने बच्चों को और अपने आप को इस तरह से तैयार करिए शिक्षा के माध्यम से, ताकि वह इस दुनिया को समझ सके कि गलत क्या है, सही क्या है, इस चीज़ को उसके अंदर समझ आ सके। और तमाम चीज़ें जो देश में चल रही हैं, किसी भी तरह का उस पर गलत प्रभाव ना पड़े और जो स्कैम्स होते हैं, वो स्कैम के पीछे छुपे जो है मुद्दों पर जो है भटक ना जाए या किसी तरह के स्कैम में ना फँस जाए, इन सब चीज़ों की समझ भी होनी चाहिए। गुड नाइट, बाय बाय, बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं क्योंकि समय भी हो चुका है कहीं न कहीं। और मैं ये चीज़ें भी समझ रहा हूँ कि मैं लेट हो जाता हूँ पर डे लाइव में, तो मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे-धीरे इस लाइव को 9 बजे फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लाइव तो मेरी 12-12, 1 बजे भी हुई हैं। लेकिन मैं अपने लाइव का टाइमिंग 9 बजे ही रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों से एक निश्चित समय पर मिलूँ और आपका भी समय ना खराब करूँ, अपना भी समय जो है सही तरीके से संतुलित कर सकूँ कि किस समय पर मुझे क्या करना है। हम पर डे 9 से 10 1 घंटे का लाइव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि 9 बजे से ही पर डे लाइव आऊँ और ऐसा नहीं है कि मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडियो में बैठा रहता हूँ, तो जब काम कर रहा होता हूँ, तो समय का पता ही नहीं चलता है। कहीं न कहीं जब लेट-लपाट हो ही जाता हूँ, जब उठता हूँ, तब सोचता हूँ, अरे! टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। इस वजह से मैं लेट-लपाट हो जाता हूँ और कोई बात नहीं है। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि मैं कल से ध्यान दूँ इन सब चीज़ों पर और एक निश्चित समय पर 9 बजे से ही लाइव आऊँ। तो दोस्तों, मैं भी अब यहीं पर इस लाइव को ख़त्म कर दूँगा क्योंकि कल फिर से दूसरी लाइव पर आपका जो है स्वागत करने के लिए मुझे नई ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं अब यहीं पर जो है अपनी लाइव को एंड करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों को बताएँ कि इस चैनल पर अगर आप जुड़ते हैं, तो इस चैनल पर आपको जेन्युइन बातें ही मिलेंगी, संवैधानिक तरीके से बातें ही मिलेंगी। तो उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा जो इन सब चीज़ों पर रहते हैं। मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा जब ज़्यादातर कमेंट आते हैं, तो मैं भी इन कमेंटों से सीखता हूँ और जब ऐसी बातें लगातार अपने अगल-बगल अपने एनवायरनमेंट में आती हैं, तो हम भी कहीं न कहीं सारी चीज़ों को कवर करते हुए अच्छी चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा माहौल होगा, वैसे ही हमारा भी रहन-सहन होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोग भी मेरे से लाइव में जुड़े, उनको भी मैं कुछ अच्छा सिखा सकूँ और अच्छा सिखाते हुए ऐसे लोग भी मेरे लाइफ में जुड़े जो कुछ सलाह भी मुझे देते रहें कि कैसे क्या चीज़ों को करना है, आगे चल के उनके माइंड में भी क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं भी उनसे उम्मीद रखता हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं। मैं सिर्फ़ ये नहीं चाहता कि वो सिर्फ़ कमेंट करें, लाइक करें और बस वीडियो देखें। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी राय दें। जिस भी वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ या जिस भी लाइव में मैं आके आपसे बात करता हूँ, उस पर अपनी राय जो है ज़रूर लिखें और कमेंट में बताएँ कि आपको किस टॉपिक पर, किस मुद्दे पर कहाँ से बात करनी है, किस तरह से बात करनी है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तब ये जब सारी चीज़ें जब होंगी, तब हमें भी जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों के काम आ रहा है और आप लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं। जब आप लोग सीखना चाहेंगे, तो हम भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे उस विषय पर और अच्छी-अच्छी बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे, उसके दोनों पहलू बताएँगे, ना कि सिर्फ़ अच्छी बातें, उसके बुरे पहलू भी बताएँगे, अच्छे पहलू भी बताएँगे। ताकि जब भी किसी चीज़ पर आप चर्चा करें, तो आप 100% श्योर होके करें और ना ही किसी के बहकावे में आएँ, ना ही किसी के भड़कावे में आएँ कि नहीं जिसने जैसा कह दिया वही सत्य है। ये समझ भी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए धीरे-धीरे और मेरा तो प्रयास यही है कि जब मैं लाइव आता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करके ही आएँ, ताकि वो लोग भी जुड़ें और उनको भी महसूस हो कि कोई तो है जो इस सब चीज़ों पर काम कर रहा है, जो चर्चा कर रहा है। तो ये जो बातें हैं, तभी हमारे ऊपर तक जा सकते हैं, इस गवर्नमेंट पे तभी कानों तक पहुँचेंगी हमारी बातें, जब हम इन सब चीज़ों पर खरे उतरेंगे। और लास्ट में मैं लाइव एंड करते-करते यही बोलना चाहूँगा कि जो भी भाई-बहन या जो भी दोस्त मेरे जो भी मित्र हैं, जो भी मेरे प्रिय हैं, वो अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही जंतर-मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट पर जाकर के शामिल होने का प्रयास करें। क्योंकि ये हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई है। इसी प्रकार से जो आज लाइव जिस विषय पर हो रहा है, वो भी इसी चीज़ के लिए हो रहा है, तो वहाँ पर भी अगर हो सके तो प्रयास है, एक बार ज़रूर घूम के आएँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है ज़मीनी स्तर पर।
और अगर आप लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो आप लोग उनके विषय में स्टडी कीजिए, उनके विषय में थोड़ा रिसर्च करिए और समझिए कि वहाँ पर ऑलरेडी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ मैं अपना यहाँ पर लाइव ख़त्म करना चाहूँगा और फिर मैं एक नई लाइव के साथ कल जुड़ूँगा आपके साथ में 9 बजे से। कल प्रयास मेरा रहेगा कि मैं भूलूँ नहीं, किसी काम में उलझूँ नहीं, मैं 9 बजे लाइव आ जाऊँ और आपसे चर्चा थोड़ा लंबी हो सके, क्योंकि अगर टाइमिंग से करूँगा तो थोड़ा आप लोग के पास भी समय रहेगा, मेरे पास भी समय रहेगा, किसी भी तरह की कोई जल्दबाज़ी नहीं होगी। तो सारी चीज़ें ना एक विस्तार तरीके से डिस्कस हो सकता है। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ़ को यहीं पर ख़त्म करूँगा। कल जो है हम फिर एक नई लाइफ़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चीज़ों को सीखते रहें। नई-नई चीज़ें अपने अंदर डेवलप करें और स्टडी करते रहें और अपने स्वास्थ्य का, अपने आप का, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।